नमस्कार। जो कल हमने प्राइवेटाइजेशन को लेकर जो बात की, उसी विषय के ऊपर आज हम आगे बात करेंगे। और आज का जो खास टॉक शो रहेगा वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या फिर हमारे लीगल सिस्टम लॉज वो प्राइवेटाइजेशन को लेके क्या कहते हैं, इसके बारे में आज ज़्यादा करके बात होगी। तो आज हमारे साथ में है श्री राजा बसु जी, जो कि शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के ऑफिसर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी थे, और आज फिर से इस शो में शामिल है ताकि कल की बात को ही आगे लेके जा सके। वेलकम बासु जी। पांचाल साहब, मैं तो कल आपने बहुत पूछा है प्राइवेटाइजेशन के बारे में, तो मैं आज आपको पूछता हूँ, क्योंकि आप एक जाने माने लॉयर है, एडवोकेट है। तो आपको मैं पूछता हूँ कि ये जो पब्लिक सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर कंपनी के तहत, मतलब अंडर द कंपनीज एक्ट बनते हैं, उसके बाद उसकी चालू रखने के लिए जो नॉर्म्स, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन, उसको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बोलते हैं। यस। तो उसमें जो पब्लिक सेक्टर होता है उसकी पूरी पावर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में, इंडिया की तरफ रहता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मीन्स पीपल ऑफ इंडिया। यस। लेकिन आज तक मैंने देखा नहीं है कोई पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा है कि, या पॉलिटिकल पार्टी का मैनिफेस्टो है, इलेक्शन मैनिफेस्टो है, उसमें उसने बोला कि पब्लिक प्रॉपर्टी को हम लोग बेचने वाला है। यस यस। तो आपको मेरा ये कहना है कि ये जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मीन्स पीपल ऑफ इंडिया, यस, तो उसने किसने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो मिनिस्टर चलाते हैं, मिनिस्ट्री चलाता है, उसको परमिशन देता है कि कंपनी को प्राइवेटाइज करो या बेच डालो या प्राइवेटाइज करो या डीरेगुलेशन करो, जो भी है वो कॉन्स्टिट्यूशनली कहाँ तक वैलिड है, लीगल पोजीशन क्या है, और उसको क्या आगे जाके क्या कर सकता है, क्या चैलेंज कर सकता है जो पूरी देश के लिए अच्छा हो सके। ओके। और इसमें कल भी इस विषय के ऊपर थोड़ा सा हमने स्लाइटली विषय को ये किया था, इस क्वेश्चन को हमने टच किया था, बट आज मैं थोड़ा सा उसे विस्तार से बताऊंगा। देखिए, हमारे इंडिया में हमने रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया है एंड वी हैव द रूल ऑफ लॉ इन आवर कंट्री। तो जहाँ पर रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, उस देश में जो भी सरकार करती है वो कानून के दायरे में करती है, यानी कि एवरी एक्टिविटी ऑफ द गवर्नमेंट इज रेगुलेटेड बाय द लॉ। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो गवर्नमेंट के लिए लॉ होता है। जैसा मान लीजिए, हम सामान्य लोगों को हमारी जो कंडक्ट है उसको रेगुलेट करने के लिए अलग अलग कानून है, आईपीसी है, हमने कुछ गलत काम किया तो हमारे ऊपर केस बनता है। तो ऐसा ही जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो गवर्नमेंट के लिए लॉ होता है, यानी कि गवर्नमेंट हैज टू कंडक्ट इटसेल्फ विद इन द फोर कॉर्नर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये बेसिक कंसेप्ट है। अभी गवर्नमेंट, अभी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्योंकि हमने फेडरल सिस्टम को एडॉप्ट किया है, फेडरल सिस्टम यानी कि सेंट्रल लेवल पे हमारा पार्लियामेंट है जो सारे देश के लिए कानून बनाता है, और अलग अलग राज्यों में राज्य के लेवल पे भी हमने एक लेजिस्लेचर को अडॉप्ट किया है, तो वो राज्य के लिए वो कानून बनाते हैं। अभी राज्य कौन से विषय पे कानून बनाएगा, सेंटर कौन से विषय पे कानून बनाएगा, या फिर ऐसे कुछ विषय है कि जिसके ऊपर राज्य सरकार भी कानून बना सकता है, सेंटर भी कानून बना सकता है। तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सेंट्रल लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है एंड कंकरेंट लिस्ट है। तो ये जो सारे विषय है, सेंट्रल लिस्ट में जो विषय आते हैं उसके ऊपर पार्लियामेंट यानी कि सेंटर कानून बना सकती है। स्टेट के ऊपर जो स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट आते हैं उसके ऊपर स्टेट लिस्ट यानी कि स्टेट कानून बना सकता है। और कई सारे ऐसे विषय भी है जो कंकरेंट लिस्ट में आते हैं, तो वहां पर स्टेट गवर्नमेंट भी कानून बनाता है और सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाता है। ये हमारा जो टोटल सिस्टम ऑफ इंडियन सिस्टम हो गया। अब आप देखेंगे कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नाइदर इन द कंकरेंट लिस्ट, नॉर इन द स्टेट लिस्ट, नॉर इन द सेंट्रल लिस्ट आपको प्राइवेटाइजेशन को लेकर के कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारे गवर्नमेंट को, मतलब स्टेट गवर्नमेंट को या सेंट्रल गवर्नमेंट को बिल्कुल अधिकार नहीं देता है कि ये प्राइवेटाइजेशन करे। अभी प्राइवेटाइजेशन जब हम बात करते हैं तो प्राइवेटाइजेशन अलग अलग तरीके से किया जाता है, और
दूसरी बात, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो बातें हैं वो तो सीधा सीधा प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ में है। मतलब प्राइवेटाइजेशन को टोटली एकदम अपोज किया गया ऐसी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज वी हैव अडॉप्टेड सोशलिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। इसीलिए हमने अमेंडमेंट करके उसमें वर्ड डाला है सोशलिस्ट, बिकॉज हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर ऐसा है। अब ये कैसे कहेंगे, हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फोर्थ पार्ट आफ्टर दी थर्ड पार्ट जो चैप्टर है, थर्ड फंडामेंटल का जो फंडामेंटल राइट्स का जो चैप्टर, उसके बाद में हमने फोर्थ पार्ट जिसको हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि गवर्नमेंट किस तरह से गवर्न करेगा, किस तरह से देश को चलाएगा, इसके लिए गाइडलाइंस हमने डाले हैं फोर्थ पार्ट में। तो उस गाइडलाइंस में हमने कहा है कि हमारे इंडिया को वेलफेयर स्टेट बनाना है, यानी कि लोगों का कल्याण हो, लोग कल्याणकारी राज्य जिसे कहेंगे। माइथोलॉजिकल टर्म्स में उसे राम राज्य कहा गया है, वेस्टर्न फिलोसॉफी में उसे आदर्श राज्य, आइडियल स्टेट कहा गया है, यूटोपिया कहा गया है, यानी कि जहाँ पे सब कुछ अच्छा होगा, सभी का कल्याण होगा, मतलब इक्वालिटी होगा, इन ऑल टर्म्स होगा। तो ये हमारा कंसेप्ट हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लाया है। अभी इक्वालिटी का अलग अलग कैटेगरी होता है, पॉलिटिकल इक्वालिटी होता है, सोशल इक्वालिटी होता है और इकोनॉमिकल इक्वालिटी होता है। तो फोर्थ पार्ट अवर कॉन्स्टिट्यूशन का बोलता है कि हमारे देश को लोक कल्याणकारी यानी कि आदर्श राज्य बनाने के लिए, वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए देयर हैज टू बी सोशो इकोनॉमिक इक्वालिटी। और ये सोशो इकोनॉमिक इक्वालिटी लाने के लिए गवर्नमेंट को इकोनॉमी के ऊपर रेगुलेशन करना होता है और उसका टोटल कंट्रोल ऑन इकोनॉमी होता है। अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन का मैंडेट है, यानी कि गवर्नमेंट मस्ट हैव द कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। अब प्राइवेटाइजेशन क्या है, इसके टोटल अपोजिट है, गवर्नमेंट इज लूजिंग द कंट्रोल ऑन द इकोनॉमी। तो तुम ये करेंगे, प्राइवेटाइजेशन करेंगे तो किस तरह से अपने आप को वेलफेयर स्टेट करेंगे, किस तरह से आपके ऊपर जो मैंडेट है कॉन्स्टिट्यूशन का कि आपको इस भारत देश को वेलफेयर यानी कि आदर्श राज्य है बनाना है, लोक कल्याणकारी राज्य बनाना है, तो आप कैसे करेंगे। आपको अगर वो बनाना है तो आपको सारे संसाधनों को, सारे नेशनल के असेट को नेशनलाइज करना पड़ेगा। ये प्राइवेटाइजेशन तो इसका एकदम खिलाफ करने वाला बात है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का मूल ढांचा है जो कि प्राइवेटाइजेशन को सपोर्ट नहीं करता है, बल्कि उसके इवन अपोज में जाता है। अभी प्राइवेटाइजेशन जो है ये अलग अलग तरीके से किया जा रहा है। अभी पहली तो बात सरकारी कंपनी को बेच देना, या फिर कुछ ऐसे कानून है जो रेगुलेट करते हैं, प्राइवेट कारोबार को भी रेगुलेट करते हैं। तो अभी कानून को ही बदल के उसको डीरेगुलेट करने का, यानी कि डिसइन्वेस्टमेंट एक तरीका हुआ प्राइवेटाइजेशन का, डीरेगुलेशन एक तरीका हुआ प्राइवेटाइजेशन का। सिमिलरली डीनेशनलाइजेशन का एक तरीका हुआ प्राइवेटाइजेशन करने का। सिमिलरली आउटसोर्सिंग जो आज चल रहा है, तो आउटसोर्सिंग भी एक तरीके से प्राइवेटाइजेशन ही है। अभी एक फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, मान लो LIC है, तुम्हारा शिपिंग कॉर्पोरेशन है या एयर इंडिया, इसको हमने बेच दिया, गवर्नमेंट ने उसमें गवर्नमेंट का जो शेयर था वो टोटल शेयर बेच दिया, उसको डिसइन्वेस्ट कर दिया, तो दैट विल गो इनटू द प्राइवेट हैंड्स टोटली, गवर्नमेंट विल हैव नो कंट्रोल। लेकिन ये आउटसोर्सिंग इतना खतरनाक है कि गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट है, तो वो डिपार्टमेंट का जो काम है, मान लो आपको एक ऑफिस में 10 प्यून लगते हैं, 10 क्लर्क लगते हैं, तो अभी जो आउटसोर्सिंग चल रहा है ये प्यून और जो क्लर्कियल पोस्ट है ये पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में आता है। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 16 कहता है कि एवरी सिटीजन इज एंटाइटल्ड टू कॉम्पीट फॉर द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ये फंडामेंटल राइट है, ये मतलब दैट प्रोवाइड्स यू द लाइवलीहुड, जीवन जीने का जो लगता है तुमको, तो लाइवलीहुड लगता है वो तुमको दिया जाता है। लेकिन अभी ये प्राइवेटाइजेशन का जो तरीका है आउटसोर्सिंग के जरिए, ये उसके ऊपर आघात करता है। मान लो नॉर्मल तरीके से आप उस जगह पर जाएंगे, कॉम्पीट करेंगे, आपका सिलेक्शन होगा, अपॉइंटमेंट होगा, तो आपको हैंडसम मतलब आपको डिग्निफाइड वे में आपको उसका सैलरी मिलेगा। लेकिन आउटसोर्सिंग में क्या होता है, इंस्टेड ऑफ सेलेक्टिंग यू, इंस्टेड ऑफ गिविंग एन एडवर्टाइजमेंट, इनवाइटिंग एप्लीकेशन एंड सेलेक्टिंग एंड अपॉइंटिंग समबडी ए सिटीजन इन दैट ऑफिस इन द कैपेसिटी ऑफ आइदर क्लर्क और प्यून, यू से व्हाटएवर, ये एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को कहा जाता है कि हमको हमारा ऑफिस में 10 लड़का चाहिए प्यून का काम करने के लिए, 10 लड़का चाहिए क्लर्क का काम करने के लिए। तो उसको पगार कितना देगा तुम लोग, जो नॉर्मल लोगों को पगार मिलता है, जो सेलेक्ट होके आता है, जो MPSC UPSC की ये जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इस तरह के जो सिलेक्शन प्रोसेस से गुजर के जो आता है, उनको जो पगार मिलता है डिग्निफाइड, उससे कई गुना ज्यादा मतलब कम लेवल का पगार मिलता है। मान लो एक को 50,000 पगार मिल रहा है जो प्रॉपर तरीके से आया, सेलेक्ट होके आया हो, और ये आउटसोर्सिंग के जरिए से आता है 5,000 में काम करता है, 6,000 में काम करता है। ऐसे आज बंबई में बहुत सारे गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट है। अभी रिसेंटली हमने देखा है कि जो स्टेट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी जो है
वहां पर जो मैन पावर है ये ज्यादा करके वहां पे आउटसोर्सिंग के जरिए भरा गया, ऐसा हमने खुद देखा है। तो ये नॉट ओनली इट वायलेट्स द फंडामेंटल राइट ऑफ द कॉमन मैन। अभी कॉमन मैन जो है उसका जो जीवन जीने का जो अधिकार है, कॉम्पीट करने का अधिकार है, यही प्राइवेटाइजेशन तुम्हारा एकदम खत्म कर दिया है। तो तुम्हारा मतलब फ्यूचर इज वेरी डेंजर इफ वी sustain, if we allow such kind of things, and then it will totally prevent our India from becoming the welfare state। तो ये रहा ओवरऑल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और उसका इम्पैक्ट किस तरह से होता है। अच्छा पंचाल साहब, मैं आपने तो पूरी विषय के ऊपर बताया, लेकिन शायद आपको एक चीज आपने मिस किया, वो खाली नॉट ओनली पियोन, क्योंकि उसमें हमाल, स्वीपर और जो वॉचमैन, yes. खास करके वॉचमैन, yes. वो शायद इंडिया में सब कंपनी में आउटसोर्सिंग हो गया। करेक्ट। एंड दैट टू आल्सो आई डोंट थिंक दैट दिस इज ए वेरी गुड स्टेप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यस, इसके ऊपर आपकी क्या कहना है? यस, अभी पर्टिकुलरली सिक्योरिटी। यस, अभी देखिए बम्बई या फिर बड़े बड़े जो शहर है, पुणे शहर है, बम्बई शहर है, दिल्ली है, ये हर राज्यों में अलग अलग जो बड़े शहर है जहाँ पे कंपनियों के बड़े बड़े हेडक्वार्टर्स है। और हमने खुद देखा है बम्बई में कि बड़े बड़े ऑफिसेस में बड़े बड़े यहाँ पे सिक्योरिटी जो होता है वो आउटसोर्सिंग से लिया जाता है। हालांकि उस ऑफिस को, उस संसाधन को सिक्योर करना, उसका प्रोटेक्शन करना, ये परमानेंट जॉब है। ये मतलब आज नहीं कि आज प्रोटेक्ट किया कल गरज नहीं है, ये तो लगातार जब तक वो ऑफिस है जब तक उसको प्रोटेक्शन करने का रिक्वायरमेंट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा उमा देवी का केस में कि जो काम प्राइवेट, जो काम परमानेंट नेचर का होता है, आप उसे इरेगुलर तरीके से या आउटसोर्सिंग के तरीके से नहीं ले सकते हो। ये सुप्रीम कोर्ट ने 2005 में कहा था। लेकिन उसके बावजूद भी हमने देखा है, हम देखते हैं कि जितना सिक्योरिटी है, वॉचमैन है, ये टोटल आउटसोर्सिंग के जरिए लिया जा रहा है, जो कि टोटल सरासर हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और रूल ऑफ लॉ के खिलाफ में जाने वाली बात है। और ये एक बात है। दूसरी बात, वो जो बंदा वहां पे काम करने को आता है वॉचमैन, ये उसका नॉट ओनली फंडामेंटल राइट टू लिव विथ ह्यूमन डिग्निटी वायलेट होता है, जो कि कॉम्पीट करने के बाद में अगर आपने उसका एडवर्टाइजमेंट दे करके सिलेक्शन अगर लिया तो वहां पर जो काबिल है वो अच्छा सा अपने आप को सिद्ध करके सेलेक्ट होके आएगा, तो उसको आपको हैंडसम पगार देना पड़ेगा, उसका डिग्निफाइड लाइफ मतलब आपको टेक केयर करना पड़ेगा। ये आप नहीं करेगा, डायरेक्ट आउटसोर्सिंग के जरिए लेगा, तो आप उसको मतलब 5,000 6,000। अभी अनएम्प्लॉयमेंट इतना तादाद बढ़ रहा है, काम कुछ नहीं है, तो वो आदमी ऐसा सोचेगा कि मैं घर में बैठ के कुछ नहीं करने से अच्छा है कि 5,000 तो मिल रहा है, मतलब उसके पास में बार्गेनिंग पावर ही नहीं है। तो स्टेट इज एक्सप्लॉइटिंग दी सिटीजन्स व्हेन दे डू नॉट हैव द बार्गेनिंग पावर। तो ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 23 भी है, जो कहता है कि बॉन्डेड लेबर इज प्रोहिबिटेड। लेकिन एक तरीके से बॉन्डेड लेबर ही हुआ है, बिकॉज तुम्हारे पास में उसको चैलेंज करने का, उसके खिलाफ में कुछ जाके खटखटाने का कुछ तरीका नहीं है। तो ये जो मैंडेट है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये बॉन्डेड लेबर के खिलाफ में, उसमें से ये छुपा हुआ लूपहोल निकाल करके ये आउटसोर्सिंग जो चल रहा है ना, ये इसका मॉडर्न फॉर्म ऐसा मैं कहूंगा कि ये जो आउटसोर्सिंग के जरिए जो अपॉइंट किया जाता है लोगों को एकदम कम पगार में, दैट इज नथिंग बट वायलेशन ऑफ आर्टिकल 23 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अपार्ट फ्रॉम वायलेशन ऑफ आर्टिकल 16 रेड विद आर्टिकल 21। ये जीवन जीने का अधिकार के ऊपर ही आघात होता है इनडायरेक्टली, और अल्टीमेटली ये हमारा देश का वेलफेयर बनने का सपना है, उसके ऊपर ही आघात होता है। ये मेरा अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस क्वेश्चन। अच्छा पंचाल साहब, आपको मैं दूसरी क्वेश्चन करने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे राइट टू लाइव है, राइट टू एजुकेशन है, राइट टू फूड है, लेकिन इस तरह के की कोई प्रोविजन है कि राइट टू एम्प्लॉयमेंट? यस यस, अभी देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 16 जो कहता है कि पब्लिक पोस्ट यानी कि पब्लिक ऑफिस में जो वैकेंसीज होता है, जो पोस्ट होता है, आप कोई भी ऑफिस लीजिए, आप पुलिस डिपार्टमेंट लीजिए, आप इरिगेशन डिपार्टमेंट लीजिए, यू टेक अ नेम ऑफ द डिपार्टमेंट, ये हर डिपार्टमेंट में उसको डिपार्टमेंट को चलाने के लिए हाथ लगता है। गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट इज लीगल एंटिटी, बट उसको चलाने के लिए लोग लगता है। तो वहां पे जो पोस्ट होता है, यहाँ पे फिर प्यून से लेके हमाल से लेकर के IAS लेवल तक, जो टॉप मोस्ट जिसको हम कहते हैं सिविल सर्विसेज में, तो ये सारे के सारे जो पोस्ट है ये पब्लिक पोस्ट में आते हैं, पब्लिक ऑफिस में आते हैं, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो इसी को लेकर के आर्टिकल 16 कहता है कि ये सभी नागरिकों का अधिकार है कि उस जगह के लिए कॉम्पीट करे, स्पर्धा करे, अपने आप को सिद्ध करे।
वो जगह को जो क्वालिफिकेशन लगता है, मान लो हमाल के पोस्ट के लिए आपको 7वीं पास लगता है, प्यून के पोस्ट के लिए आपको 10वीं पास लगता है, तो जितना भी लोग 7वीं पास है वो हमाल के पोस्ट के लिए जाके कॉम्पीट कर सकता है, या जितना भी पोस्ट जो 10वीं पास है वो जाके वो प्यून के पोस्ट के लिए काम करता है। ऐसा जैसा जैसा लेवल बढ़ता जाएगा, क्वालिफिकेशन बढ़ता जाएगा, तो जिसके पास में क्वालिफिकेशन है उसका अधिकार बनता है, उसका मूलभूत अधिकार बनता है कि उस पोस्ट को वो जाकर अपने आप को सिद्ध करे। अपार्ट फ्रॉम दैट, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 309, 310, 311 ये ऐसे पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में जो लोग इंटर करके जाते हैं, जो सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट बनते हैं, इनको प्रोटेक्शन देने के लिए अलग से प्रावधान किया गया है आर्टिकल 309। अभी आप गवर्नमेंट के नौकर बनते हो तो इसका मतलब ऐसा होता है क्या कि आप मतलब एकदम सेकंड कैटेगरी आप सिटीजन बन गए, या आप इंसान ही नहीं है, आपको जिस तरह से चाहे उस तरह से काम करवा के लेंगे, ऐसा है क्या? नहीं है। बिकॉज आर्टिकल 23 का मैंडेट उधर आता है, आपका ह्यूमन डिग्निटी को बरकरार रखना होगा। आप सिटीजन ऑफ इंडिया अल्टीमेटली है, आपको डिग्निफाइड लाइफ जीने के लिए जो लगता है वो आपको देना पड़ेगा, आपके साथ में इनइक्वालिटी का ट्रीटमेंट नहीं किया जाएगा। तो ये सारे चीजों को मद्देनजर रखते हुए भी वो जो इंडिविजुअल पर्सन है जहाँ पे काम कर रहा है, गवर्नमेंट सर्वेंट बन चुका है, पब्लिक सर्वेंट बन चुका है, उसके कंडक्ट को भी रेगुलेट करने के लिए कुछ नियम लगता है जिसे हम सर्विस कंडीशन कहते हैं। तो सर्विस कंडीशन के जरिए उन पब्लिक सर्वेंट्स को भी प्रोटेक्शन मिलता है, एट द सेम टाइम वो अपना पद का गैर इस्तेमाल ना करे, वो कंडक्ट किस तरह से करे, मिसकंडक्ट रहेगा तो उनका सजा क्या मिलेगा, इसका भी प्रावधान आर्टिकल 309 में किया गया है। और हम देखते हैं कि सेंट्रल लेवल पे सेंट्रल सिविल सर्विस रूल्स है, ये उसी आर्टिकल 309 से आते हैं। महाराष्ट्र स्टेट में देखेंगे हम, महाराष्ट्र सिविल सर्विस रूल्स है, उसी उसका सोर्स वही आर्टिकल 309 है। आर्टिकल 310 जो है इसी का एक्सटेंडेड पार्ट है। आर्टिकल 311 तो इनको प्रोटेक्शन देता है, इट इज जस्ट लाइक आर्टिकल 21। जैसे आर्टिकल 21 कहता है कि नोबडी शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। अभी ये जो जीवन जीने का अधिकार है आप उसको छीन के नहीं ले सकते हो, और करना है तो आपको कानून से ही करना है। सिमिलरली जो गवर्नमेंट का जॉब करता है, जिसका लाइवलीहुड चलता है, उसका आप जॉब छीनने वाले हो तो एक तरीके का उसका डेथ ही है, तो सिविल डेथ उसे कहा गया है। तो वो सिविल डेथ आपको उसे डिसमिस करना, उसको रिमूव करना, ये एक तरीके से सिविल डेथ है। तो आर्टिकल 300 उधर मैंडेट देता है कि आपको करना है तो ये कानून में जो प्रावधान किया है इस तरीके से करना है। तो इतना सारा प्रोटेक्शन इस कॉन्स्टिट्यूशन में, नॉट ओनली फंडामेंटल राइट टू एंटर इनटू पब्लिक ऑफिस बट इवन देयर आफ्टर, आप जब तक वहां पे काम कर रहे हो वो आपको ये फंडामेंटल राइट मिलता है। लेकिन जब प्राइवेटाइजेशन हो जाता है तो ये एक झटके में सारे के सारे अधिकार आपके छीन लिए जाते हैं, बिकॉज यू आर एम्प्लॉय ऑफ अ प्राइवेट पर्सन। आपको कल से बोला जाएगा घर पे जाओ, काम पे मत आओ, आप कुछ नहीं कर सकता है। आप हाई कोर्ट में जाके, सुप्रीम कोर्ट में जाके, मैट में जाके, कैट में जाके आप जस्टिस नहीं मांग सकता है, बिकॉज ये जो सारे कोर्ट्स है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, कैट है, मैट है, ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के खिलाफ में एस्टैब्लिश किए गए, यानी कि गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज उधर जा सकते हैं। तो ये सारे अधिकार जो कॉन्स्टिट्यूशन से मिलते हैं, इनको एनफोर्स करना है तो आपको जो कंपनीज है, जो डिपार्टमेंट है, दे हैव टू बी द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। लेकिन प्राइवेटाइजेशन एक झटके में ऐसा वार है, ये सब खत्म हो जाता है। इतना डेंजर से प्राइवेटाइजेशन का चीज होता है एज फार एज द एम्प्लॉइज आर कंसर्न। अच्छा पांचाल साहब, आपने जो पहले मतलब इन बिटवीन मैंने एक सवाल पूछ लिया, आपने जो पहले जो मुद्दा शुरू किया, मैंने भी जो पूछा कि किसी ने तो हक नहीं दिया कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को या मिनिस्टर को कि प्राइवेटाइज करो, और किसी का इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी नहीं है, और आपने बताया कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन भी नहीं है कि कंपनी को प्राइवेटाइज करो। yes. तो इसके खिलाफ आपको क्या लगता है कि whether means anyone can challenge before the court? यस एग्जैक्टली। देखिए 2013 में सुप्रीम कोर्ट में एक केस गया था हमारे गोवा स्टेट से, वो जो ओवर माइनिंग था उसको चैलेंज किया गया था। तो उस केस में जस्टिस ए.के. पटनायक जो बेंच को हेड कर रहे थे, उन्होंने बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से गवर्नमेंट को वार्निंग दिया। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा दैट वी हैव टेकन ओथ टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, नॉट द पॉलिसीज ऑफ द वेस्ट, एंड वी हैव इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन फोर्थ पार्ट, जो जैसा मैंने पहले कहा था कि फोर्थ पार्ट मतलब आपको पॉलिसीज बनाना है तो किस तरह से बनाना है। पॉलिसीज आप बनाएंगे तो लोगों का वेलफेयर ही सामने रखना पड़ेगा, बाकी किसी चीज के लिए आप पॉलिसी नहीं बना सकते हो। सोशो इकोनॉमिक इक्विटी लाने के लिए, इक्वालिटी लाने के लिए आपको पॉलिसी बनाना पड़ेगा। समानता के आधार के ऊपर राज्य बने, समाज बने, इसके लिए आपको पॉलिसीज बनाना पड़ेगा। ये मैंडेट है। प्राइवेटाइजेशन इसके खिलाफ में जाने वाली बात है। तो कोर्ट ने कहा कि हमने शपथ ली है हमारे संविधान को अपहोल्ड करने की, संविधान का रक्षा करने का। आप जो कर रहे हो प्राइवेटाइजेशन, ये वेस्ट यानी कि पाश्चात्य
देशों से आने वाली पॉलिसी है उसको अपहोल्ड करने का हमने शपथ नहीं लिया है। इस कड़े शब्दों में सुप्रीम कोर्ट ने उस टाइम के गवर्नमेंट को ये किया था, मैंडेट दिया था। बोला अगर आपका अगर पॉलिसी अगर हम अपहोल्ड करेगा तो इसका मतलब ऐसा होगा कि हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो 4th पार्ट है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, क्या उसको निकाल के फेंक दे? क्या उसके बगैर पड़े? आप ही बताओ फिर हम क्या करें, इसको बंद करके रख दे? ऐसा कड़े शब्दों में सुप्रीम कोर्ट ने ये किया था। तो मैं कहता हूं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का मैसेज है ये कड़ा मैसेज है और इसी बात को लेके हमें आगे जाना पड़ेगा। दूसरा बात, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रही थी और हमें जब फंडामेंटल राइट्स दिए जा रहे थे, अब कॉन्स्टिट्यूशन आने के पहले फंडामेंटल राइट का कंसेप्ट नहीं था, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में हमारे फंडामेंटल राइट हमें मिले हैं। तो उन फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स किधर करेंगे और किसके खिलाफ में करेंगे, ये प्रश्न निर्माण हुआ। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स है जिन्होंने हमारा संविधान हमको दिया, उन्होंने 3rd पार्ट में एक यूनिक आर्टिकल भी इंक्लूड किया है जिसका नाम है आर्टिकल 12, आर्टिकल 12। उस आर्टिकल 12 में उन्होंने डिफाइन किया है कि स्टेट क्या है, राज्य क्या है। तो उन्होंने कहा है कि सेंट्रल लेवल पे पार्लियामेंट भी राज्य में आएगा, एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट भी राज्य में आएगा, स्टेट लेवल पे स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट एग्जीक्यूटिव राज्य में आएगा। साथ में जब हम गांव के लेवल पे जाएंगे, नीचे आएंगे, और तो अदर इंस्ट्रूमेंटलिटीज कहाँ है, अदर अथॉरिटीज कहाँ है, लोकल अथॉरिटीज कहाँ है, यानी कि उसमें झड़पी आ गया, उसमें तुम्हारा पंचायत समिति आ गया, ग्राम पंचायत आ गया, मतलब जितना भी अलग अलग फॉर्म्स है उसको उस सब सारे स्टेट में आ रहा है। सिमिलरली फिर जब पब्लिक सेक्टर का क्वेश्चन आया कि पब्लिक सेक्टर को स्टेट मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए, बिकॉज पब्लिक सेक्टर है तो तुम कानून से बंधे हो। जैसा उसका हेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मतलब हम सारे लोगों का वो पहला हेड है, ही इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एंटायर पीपल। तो वो उसका मालिक है, वो मतलब मालिक इन द सेंस ही इज अ ट्रस्टी, ही इज होल्डिंग दैट प्रॉपर्टी ऑन अवर बिहाफ। तो फिर क्वेश्चन ये आया कि पब्लिक अंडरटेकिंग या पब्लिक सेक्टर, ये जो कंपनीज है, इनको स्टेट माना जाए क्या नहीं माना जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब कोई भी कंपनी हो, फिर कई सारे ऐसे गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट है जिनको रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटीज एक्ट के तहत रजिस्टर किया गया है, तो वो हो गया सोसाइटी। अब कोई कंपनी में पब्लिक कंपनीज एक्ट में रजिस्टर किया गया है, कुछ ऐसा भी हो सकता है कि पब्लिक ट्रस्ट एक्ट में किसी इस तरह के से पब्लिक अंडरटेकिंग को इनकॉर्पोरेट किया हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये महत्वपूर्ण नहीं है कि उसको तुमने सोसाइटी बोल के रजिस्टर किया है या कंपनी बोल के रजिस्टर किया है, उसके कुछ क्या नाम से बुलाते हो ये महत्वपूर्ण नहीं। जब ऐसा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो पब्लिक नेचर का काम करता हो, पब्लिक फंक्शन का काम करता हो और उसके ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल हो, तो ऐसा सारे पब्लिक सेक्टर्स को हम स्टेट करके आर्टिकल 12 में हम लाएंगे, ताकि आर्टिकल 12 में आप एक बार आ जाते हो तो लोगों के सारे फंडामेंटल राइट आपके ऊपर बाइंडिंग हो जाते हैं। आपको उसको रिस्पेक्ट करना है, उसको लागू करना है, आपको उसको इम्प्लीमेंट करना है। अगर आप नहीं करेंगे तो वो लोगों को अधिकार बनता है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाए, हाई कोर्ट में जाए। अब सर्विस मैटर रहा तो वो फिर तुम्हारे कैट में, मैट में, इस तरह के अलग अलग ट्रिब्यूनल्स जो है वहां पर जाके आप न्याय मांग सकते हो। तो प्राइवेटाइजेशन जब होता है ना, एक ही झटके में सब निकल जाता है। ये मुझे लगता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी ऑफ जस्टिस टू ऑल, इसमें से बाहर निकलने का एक रास्ता मतलब प्राइवेटाइजेशन है। और ये जो सामान्य लोग, इनको ये मालूम नहीं है कि इसका कितना खतरनाक असर होने वाला है हमारे लाइफ पे, वो इनडायरेक्टली उसको सपोर्ट करते हैं। अब ये बहुत बड़ी दुर्दैवी की बात मैं कहता हूँ कि तुम्हारे अधिकारों को छीना जा रहा है और तुम उसी को सपोर्ट कर रहे हो। अब ये लोगों को जब समझ में आएगा शायद उस टाइम तक बहुत देर हो जाएगा। अभी फिलहाल देखिए इंडिया में रिसेंटली कई सारे बैंक्स को इधर डीनेशनलाइज करने का या उसको मतलब एक दूसरे में मर्ज करने का, मतलब उसका संख्या घटाने का काम चल रहा है। अभी बैंकिंग ऐसा सेक्टर है इंडिया में जो कि रेलवे के बाद में सबसे बड़ा माना जाता है। आप देखिए बैंक का जो नेटवर्क है वो गांव से लेके दिल्ली तक है। अब सभी राज्यों में देखिए उसका सारा अलग अलग इतना बड़ा उसका नेट फैला है कि वहां पे इतने लाखों लोगों को जॉब मिलता है। और सारे के सारे जो बैंक्स है, एज लॉन्ग एज दे आर नेशनलाइज्ड बैंक, एज लॉन्ग एज दे आर द पब्लिक अंडरटेकिंग, दे आर रेगुलेटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लेकिन आप झटके में उसको अगर आप डिसइन्वेस्टमेंट कर देगा, उसको प्राइवेट कर देगा, तो वहां का एम्प्लॉय तो गया ना, उसका प्रोटेक्शन निकल गया। तो ये हालात होने वाले हैं अगर इसको हम प्राइवेटाइज कर देते हैं तो ये रहा बात सबसे इम्पोर्टेंट। अभी देखिए मैं बार बार कह रहा हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन लगता है, उसका मैंडेट लगता है। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 16 का हमने जिक्र किया है, उसमें बहुत महत्वपूर्ण एक जिक्र इस बात का मैं वो भूल गया, वो है आरक्षण का। तो आरक्षण के
जरिए हमारे समाज में जो एक दबा हुआ जो सप्रेस्ड क्लास जिसको हम कहते हैं, जिसे हमने कॉन्स्टिट्यूशनली सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास करके कहा है, जिसमें हम ओबीसी, एससी, एसटीज, ये बड़ा तबका है। ये मतलब एससी, एसटीज एंड ओबीसी मिलके मोर देन 70% पॉपुलेशन ऑफ इंडियन। तो इनके ऊपर सदियों से, सालों से मतलब एक तरीके से जुल्म हुआ है। तो इसका खामियाजा उन्हें प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला। दे आर नॉट एजुकेटेड, दे डोंट हैव प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन इन द गवर्नमेंट। इसकी वजह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 16 में कहा गया है कि जो तबका, जो क्लास प्रॉपरली रिप्रेजेंटेड नहीं है, यानी कि इनएडेक्वेट रिप्रेजेंटेशन उनका सिस्टम में है, तो उन्हें वो देना पड़ेगा। एंड दैट इज द रीजन कि आज हम हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट में, पब्लिक अंडरटेकिंग में 50% तक रिजर्वेशन हमने रखा है। तो ये 50% रिजर्वेशन मतलब ये जो बहुजन है, ये जो एससीज है, एसटीज है, ओबीसीज है, इनको वहां पे हक है कि इन 50% जगह इनको ही देना पड़ेगा, दूसरा किसी को तुम नहीं दे सकते हो। ये कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट है। लेकिन प्राइवेटाइजेशन हो गया, सब चला गया। आप वो ओनर प्राइवेट रहेगा, उसको किसको काम देना है, किसको जॉब पे रखना है, क्या पगार देना है, पूरा का पूरा वो डिसाइड करेगा। नाइदर कोर्ट नॉर गवर्नमेंट कैन हैव कंट्रोल। इतना मतलब एक डेंजर और भयानक बात होता है। तो ये मैं बोलता हूँ ना, ये प्राइवेटाइजेशन ये सबसे बड़ा चैलेंज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ है, सबसे बड़ा चैलेंज हमारे रूल ऑफ लॉ के खिलाफ में है, सबसे बड़ा चैलेंज हमारे देश के सामने फ्रॉम बीइंग द वेलफेयर स्टेट ऐसा है। ये आने वाले दिनों में बहुत इसके भयानक आसार दिखने वाले। अच्छा पंचाल साहब, मैं कॉन्स्टिट्यूशन और लीगलिटी छोड़ के मैं पॉलिटिकल बात भी करता हूँ कि प्रायर टू 1999 मतलब बीजेपी आने से पहले आपको मालूम होगा, पूरी दुनिया को ही मालूम है कि ये लोग ने बनाया कि एक स्वदेशी जागरण मंच, ताकि ये लोग प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ था। और उसकी मुखिया था अरुण शौरी जी। लेकिन 99 के बाद जब बीजेपी आया तो बीजेपी ने एक मिनिस्ट्री बनाया, मिनिस्ट्री ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट, हाँ, और उसकी मिनिस्टर था वरुण शौरी। यस। तो ये आपको क्या लगता है, ये दिस इज मींस व्हाट इज दिस इज? हाँ। देखिए, ये 1991 के बाद में ये जो जीएलपी का पॉलिसी, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन, ये चला, तो हमारे भारत में भी वो उन्होंने अडॉप्ट किया। वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इनके दबाव में आके हमने वो पॉलिसी को एक्सेप्ट किया, हमारा गवर्नमेंट ने उस टाइम का एक्सेप्ट किया। उसकी वजह से अभी वर्ल्ड बैंक से जो पैसा आता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से जो पैसा आता है, कई सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट यहाँ पे हमारे इंडिया में चलते हैं। तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट कम्स अंडर देयर स्कैनर, और वो जैसा चाहे वैसा गवर्नमेंट हमारा फिर वो मनवाता है। तो जब ये लोग सत्ता में आए तो इनको समझ में आया कि ये बाबा हमने ये हमारा अर्लियर गवर्नमेंट ने ये सब किया, हम उसको अपोज किया। लेकिन इनको भी समझ में आया कि ये प्राइवेटाइजेशन में मतलब इनका असल में मुद्दा क्या है। अब असल में मुद्दा तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म है, कॉन्स्टिट्यूशनल इक्वालिटी का जो मैंडेट है, ये तो जैसा बाबा साहब ने कहा था कि हम चाहे कितना भी अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, लेकिन उसको चलाने वाले हाथ के ऊपर उसका भविष्य डिपेंड होगा, देश का भविष्य डिपेंड होगा। तो वहाँ पे तो समता के आधार के ऊपर समाज हमें प्रस्तावित करना, ऐसा हमने कॉन्स्टिट्यूशन में कहा है। we the people of India will resolve to make a country into, based on the equality, fraternity and national integrity। तो इक्वालिटी में कहा है, पॉलिटिकल इक्वालिटी होगा, सोशल इक्वालिटी होगा, इकोनॉमिकल इक्वालिटी होगा। तो ये सब लागू करने के लिए कैसा होगा, सभी को तुमको समान तरीके से काम देना पड़ेगा, समान तरीके से उनको प्रॉपर्टी देना पड़ेगा, मतलब तुमको सही मायने में ही सोशो इकोनॉमिक इक्वालिटी लाना पड़ेगा। लेकिन और ये जब करेंगे तो नेशनल इंटीग्रिटी भी होगा, ये जब करेंगे तो देश एक भी होगा, और ये जो करेंगे तो लोगों में फ्रेटर्निटी भी आएगा, और हमारा देश ऑटोमेटिकली वेलफेयर स्टेट भी बन जाएगा, राम राज्य भी बन जाएगा, ये सब करेंगे तो। लेकिन ये करने के लिए तुम्हारे पास में जो विल पावर है, वो विल पावर किसी में नहीं है। ये चाहे फिर कांग्रेस गवर्नमेंट का हो या एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट का हो, ये किसी में नहीं है। और इनको ये मतलब रेडीली एक रास्ता मिल गया बाहर से जो आया, वेस्ट से। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा दैट वी हैव टेकन ओथ टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, नॉट द पॉलिसीज ऑफ द वेस्ट। ये मतलब ये बहुत बड़ा मैसेज है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन में मैंडेट है, इसको हम बढ़ाएंगे आगे, ना कि पाश्चात्य लोगों से जो तुम लेके आ रहे हो उसको हम बढ़ाएंगे। तो ये जो गवर्नमेंट है, वो चाहे फिर कांग्रेस गवर्नमेंट हो या फिर बीजेपी गवर्नमेंट हो, ये एक ही मंत्रा ये चैंट कर रहा है। एवरी गवर्नमेंट इज चैंटिंग द सेम मंत्रा ऑफ प्राइवेटाइजेशन आफ्टर द पॉलिसी हैज एंटर्ड इनटू इंडिया।
अब इसमें हमारे न्यायालयीन व्यवस्था को, सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरह से बचाया जाए। अब इसमें से एक रास्ता ऐसा निकल सकता है जो मेरा पर्सनल एज अ स्टूडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेरा ऐसा सुझाव है कि देखिए, आप कल तक मान लो आपका जो शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है एक पब्लिक अंडरटेकिंग है, आपने उसको कल से प्राइवेटाइज कर दिया, ओके। लेकिन अगर शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो काम करता है वो पब्लिक नेचर का काम है, पब्लिक फंक्शन का है, तो उसको हमको आर्टिकल 12 में जो डेफिनेशन दिया गया है स्टेट का, उसमें आप बरकरार रखिए, चाहे उसका ओनर प्राइवेट क्यों ना हो। अगर वैसा होगा तो ऑटोमेटिकली कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रावधान है, आरक्षण का प्रावधान बोलिए, इक्वालिटी का प्रावधान बोलिए, प्रोटेक्शन ऑफ सर्विस बोलिए, ये सब एज इट इज उसको कंटिन्यू लागू रहेंगे। तो ये प्राइवेटाइजेशन होने के बाद में भी वो कॉन्स्टिट्यूशन का जो मैंडेट है, जो इक्वालिटी है, जो राम राज्य की तरफ जाना है, आदर्श राज्य बनाना है, जिसको हम वेलफेयर स्टेट कहते हैं, ओके, इन टर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये होगा। लेकिन अगर आप उसको एकदम प्योरली प्राइवेट हाथों में दे देंगे एंड दैट विल नॉट रिमेन इनटू द डेफिनेशन ऑफ द स्टेट, तब फिर तो टोटल गया, मतलब इट इज एन एंड ऑफ द रोड, ऐसा है। तो इसमें जुडिशरी को बहुत एक्टिव रोल करना पड़ेगा आने वाले दिनों में, मैं समझता हूँ। और वी होप एंड वी ट्रस्ट दैट जुडिशरी विल डू, बिकॉज जुडिशरी हैज डन इट इन द पास्ट एंड इन फ्यूचर आल्सो इट विल डू, लेट अस होप। पंचा साहब, मेरा जितना थोड़ी बहुत इकोनॉमिक्स के बारे में मालूम है, उसमें बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी इज दिस: फ्री एंटरप्राइज इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी एंड सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। फ्री एंटरप्राइज इकोनॉमी जो है वो खाली G7 कंट्री कर सकता है बेसिकली, एंड G7 एंड उसके छोटे अदर कंट्रीज, मतलब नियर टू G7 है और G8 क्या है, पहले G8 था, अभी G7 है। उसके लिए फ्री एंटरप्राइज इकोनॉमी है। हमारी देश के लिए फ्री एंटरप्राइज इकोनॉमी इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि हमारी देश में 50% लोग बिलो पॉवर्टी लाइन, करेक्ट, अभी तो ज्यादा बढ़ गया, 40% लोग इलिटरेट, करेक्ट, 50% लोग मरता है मेल न्यूट्रिशन से, करेक्ट। तो उसको प्राइवेटाइजेशन करने से चाहे कितना भी रेगुलेशन होने दो, उसको रेगुलेशन नहीं होगा। क्योंकि मैं आपको मैं एग्जांपल दे सकता हूँ, अभी भी इंडिया में जो रेगुलेशन है एज पर सॉफ्टवेयर एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत, कि उसमें 48 आवर्स के बाद जो भी काम करेगा उसकी ओवर टाइम दिया जाएगा, ये अधिकार है। डबल, मतलब डबल पर आवर डबल सैलरी। यस। लेकिन अभी भी 48 आवर्स तो छोड़िए, हर दुकान में 12-12 घंटा रोज काम करता है, एंड दैट टू आल्सो 7 डेज। यस यस। तो ये प्राइवेट कंपनी जब भी ये कानून होते हुए भी नहीं मानता है, सॉफ्टवेयर एस्टेब्लिशमेंट एक्ट होते हुए भी नहीं मानता है, तो इसकी प्राइवेट के हाथ में पब्लिक सेक्टर देके और बोलने का कि पूरी रेगुलेशन है तो बाकी सब चीज करना पड़ेगा, तो उधर यू बिलीव दैट दे विल डू इट? एब्सोल्युटली नॉट, आई डोंट बिलीव इट, बिकॉज ऐसे ही हम देखते हैं कि हमारे संविधान में जो मौलिक अधिकार है वो कई सारे लार्जर तबके के लिए ऑन पेपर रहते हैं। मैं संविधान का बात कर रहा हूँ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। तो अभी रिसेंटली देखो, पिछले साल में लॉकडाउन में ये जो लेबर लॉज में जो प्रोटेक्शन अवेलेबल है एम्प्लॉयज़ को, जो फैक्ट्रीज में काम करते हैं, जो कंपनीज में काम करते हैं, उनका जो वर्किंग आवर का जो रेगुलेशन था उसको उन्होंने निकाल करके अभी एम्प्लॉयर डिसाइड करेगा कि तुमको आज 12 घंटा काम करना है या 13 घंटा काम करना है। पहले का जो रेगुलर था वो 8 घंटे के ऊपर आप 1 मिनट भी काम करेगा तो यू आर एंटाइटल्ड टू गेट एक्स्ट्रा पेमेंट। इसको ही उन्होंने निकाल दिया, तो आपका अधिकार एक तरीके से एकदम निकल गया। तो अगर आप ये मतलब ये गवर्नमेंट कर रही है, खुद गवर्नमेंट ऐसा कानून बना रही है, अभी ये प्राइवेट हाथों में जाएगा तो प्राइवेट को तुम मतलब ही इज फ्री एंड यू डोंट हैव रेगुलेशन बिकॉज यू योरसेल्फ आर डीरेगुलेटिंग। अभी ये जो इस तरह का जो कानून बना है यही प्राइवेटाइजेशन का एक तरीका है। प्राइवेटाइजेशन मतलब ऐसा नहीं है कि कंपनी को बेच दिया मतलब वही प्राइवेटाइजेशन है। एक पर्टिकुलर सिस्टम को एक इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए आपने जो लेबर लॉज बनाए, उन लेबर लॉज के जरिए यू आर रेगुलेटिंग द इंडस्ट्रीज। और वो एम्प्लॉयर को तुमने बांध के रखा है कि आपको एम्प्लॉय को इतना ही समय के लिए काम करना है, अगर आप ज्यादा करोगे तो उसको आपको पेमेंट देना पड़ेगा, आप एक दिन में उसका इतना ही घंटा काम लेगा, आपको उसको बेनिफिट देना पड़ेगा, उसको ग्रेचुइटी देना पड़ेगा। ये अलग अलग बहुत सारा लेबर लॉज में प्रोटेक्शन मिलता है। अगर आप खुद ही ऐसा बोलोगे कि आप कानून हम चेंज करेंगे तो दैट इज ऑल्सो नथिंग बट अ इनडायरेक्ट वे ऑफ प्राइवेटाइजिंग। यू आर पुटिंग द एंटायर सिस्टम इनटू द प्राइवेट हैंड।
यू आर डीरेगुलेटिंग। अब डीरेगुलेशन का मतलब सीधा सीधा है कि ही इज फ्री टू डू, आपका उसके ऊपर टोटल कंट्रोल नहीं। वो क्या करेगा, कुछ करेगा, किसी एम्प्लॉयज को लगातार 20 घंटे काम करके उसको मार डालेगा, तब भी आप उसको पूछेगा नहीं। मतलब ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू यू, ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द लॉ। तो ये मतलब बहुत डेंजरस होने वाला है। अभी दूसरा एग्जाम्पल, अभी लेटेस्ट एग्जाम्पल अभी मुझे याद आया कि डीरेगुलाइजेशन कितना खतरनाक है। अभी रिसेंटली देखो, हमारे इंडिया में इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट था। उस इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में ऐसा एक प्रावधान था कि जो इसेंशियल कमोडिटी है उसको आप स्टोर नहीं कर सकते हो, जिसको हम काला बाजारी कहते हैं। स्टोर करके रखना, बाद में जैसा मार्केट में उसका भाव बढ़ गया तो उसको निकालना और बड़े भाव पे बेचना। तो ये कानून को अभी बदल दिया गया है। ये कानून को अभी क्या किया गया है कि आप जितना चाहे उतना ये चीजों को स्टोर कर सकते हो। मतलब ये क्या हुआ, दिस इज नथिंग बट डीरेगुलेटिंग दैट बिजनेस। तो आप जितना चाहे उतना कालाबाजारी करो, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। पहले रेगुलेशन जब तक था आप नहीं कर सकते हो, आप अगर करते गए पाए जाते हो तो आपको उठा के जेल में डाला जाएगा। तो गवर्नमेंट क्या कर रहा है, ये जो इसेंशियल कमोडिटी, मतलब ये यहाँ तक बात आ गई कि अभी प्राइवेटाइजेशन जो है खाली गवर्नमेंट का कंपनी तक लिमिट नहीं रहा है, ये तुम्हारे हमारे खाने तक आया है। ये जो कंसेप्ट इतना डेंजर कंसेप्ट है कि हमारे खाने का जो अनाज है उसको कोई पर्सनल आदमी, कोई एम्प्लॉयर या कोई बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट उसके गोडाउन में उसको मतलब स्टोर नहीं कर सकता था पहले कानून के तरीके। अब कानून तुमने डीरेगुलेट कर दिया है तो वो अभी क्या करेगा, जैसा चाहे वैसा वो अपने भंडार में रख देगा। हम चाहे भूखे मरे, जब उसको निकालना है, जब उसको लगा कि अभी मैं निकालेगा तो प्रॉफिट मिलेगा तो ही विल डू इट। तो ये प्राइवेटाइजेशन ऐसा नहीं है कि जो वहाँ पे काम करते हैं, पर्टिकुलर इंडस्ट्री में काम करते हैं, पर्टिकुलर तुम्हारे शिपिंग कॉर्पोरेशन में, एयर इंडिया में काम करते हैं, उनको ही मार रहा है, ऐसा नहीं। इट इज गोइंग टू किल ईच एंड एवरीबडी। सामान्य लोगों का भी जीवन बहुत खतरनाक होने वाला है। ये प्राइवेटाइजेशन से निकले कंसेप्ट है। ये डीरेगुलेशन मतलब ये है, जो सरकार उसको कंट्रोल करता था, रेगुलेट करता था, अभी उन्होंने डीरेगुलेट कर दिया। तो ये आप सोच सकते हो कितना डेंजरस होने वाला है आने वाले जमाने में, इस तरह से चलेगा तो ये बात है। नहीं, ये तो आप बराबर बोला पंचाल साहब। आपको भी मालूम है कि पहले तो इंडस्ट्रियलिस्ट बोला जाता था। यस। अभी इंडस्ट्रियलिस्ट इंडस्ट्री छोड़ के अभी शिक्षा में आ गया। यस। शिक्षा से लेके हेल्थ में आ गया। अभी हेल्थ से लेके एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पर आ गया। यस। तो ये तो अभी जैसे लगता है कि नॉट ओनली द इंडस्ट्रियलिस्ट बिकम द educationist, then the health specialist, then agriculture specialist. Correct. So means all the private players are now playing the country. Correct. And they are remote control of the government. Yes. So what is your feeling and what is your views that how to protect? Because Essential Commodities Act, now there is a huge dharna by the farmers and there is a huge protection. Yes. So possibly that may not be happen. Yes. But as far as the other things are concerned, and even though also Essential Commodities Act, उसके ऊपर आपकी क्या राय है और कैसे आप कर सकते हैं? क्योंकि आपका एक भी मुद्दा है कि 50% जो रिजर्वेशन है वो भी चला जाएगा। Yes. वो तो ऑलरेडी चला जाएगा क्योंकि एजुकेशन प्राइवेट हो जाएगा, हेल्थ प्राइवेट हो जाएगा, कंपनी प्राइवेट हो जाएगा। तो प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट कॉलेज, कहाँ इधर तो आरक्षण का कुछ है ही नहीं। यस। मुद्दा ही नहीं है। यस। तो जैसा मैंने कहा था कि देखो, आरक्षण जो है, आरक्षण जो सरकारी जॉब के लिए होता है, मतलब व्हेन यू वांट टू एंटर इनटू द पब्लिक ऑफिस, तो वहां पर आरक्षण है। सिमिलरली एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में भी वो आरक्षण था। आर्टिकल 15 में हमें इवन टू एंटर इनटू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जैसा मान लो 100 सीट्स है डॉक्टर के मेडिकल कॉलेज में, तो उसमें तुमको इतना पर्टिकुलर परसेंटेज 50% आपको उधर देना है, वो यही क्लास को देना है। सिमिलरली इंजीनियरिंग के फील्ड में जाएगा तो सेम लागू होगा। लेकिन एजुकेशन को आपने प्राइवेटाइज कर दिया, प्राइवेट हाथों में दे दिया और उसको टोटल प्राइवेटाइज कर दिया। मतलब आप मेडिकल कॉलेज खोलो, आप इंजीनियरिंग कॉलेज खोलो, आप उसका बिजनेस कर दो, तो उसको किसी मैंडेट से मतलब जुड़ाव नहीं है। वो किसी को सीट बेचे, किसी को दे, नोबडी इज गोइंग टू क्वेश्चन, पीपल कैन नॉट क्वेश्चन हिम, गवर्नमेंट कैन नॉट क्वेश्चन हिम। ऑन द अदर हैंड वो इतना पैसा कमा रहा है कि ही इज कमिंग इनटू अ पोजीशन ऑफ कंट्रोलिंग द गवर्नमेंट इटसेल्फ। एग्जैक्टली उसका खिलाफ में जब ऐसा होता है कि व्हेन गवर्नमेंट इज हैविंग कंट्रोल, व्हेन गवर्नमेंट इज नेशनलाइजिंग ऑल दिस थिंग, एजुकेशन, हेल्थ,
इवन एग्रीकल्चर, तो गवर्नमेंट इज बाउंड टू हैव द कंट्रोल ऑन द इकोनॉमी। लेकिन उसके विपरीत ऐसा होता है जब इसको तुम डीनेशनलाइज कर देंगे, जिसको हम प्राइवेटाइजेशन कहते हैं, तो ये जो कंट्रोल है ये शिफ्टिंग होता है, गवर्नमेंट से शिफ्टिंग होकर प्राइवेट हाथों में जा रहा है। और ये इतिहास बताता है कि जब जब ये इकोनॉमी का कंट्रोल प्राइवेट हाथों में जाता है तो वो वही 3% लोग, 2% लोग या 1% लोग, 1% भी नहीं, अभी ऑक्सफैम का जो रिपोर्ट आया था वो तो बहुत डेंजर रिपोर्ट है कि भारत के जो संसाधन है वो 1% लोगों के हाथों में गया है। तो वैसा लोग ही तुमको पूरा देश को कंट्रोल करेगा, पूरा मतलब गवर्नमेंट तो कंट्रोल होता ही होता है, इसके साथ में पूरा देश कंट्रोल होता है। और आज देश में जो चल रहा है लगभग यही तरीके का पिक्चर मुझे लगा देता है कि एक दो या 3 लोग जो प्लेयर है, प्राइवेट प्लेयर है, दे आर कंट्रोलिंग एवरीथिंग। लॉज आर बीइंग मेड, लॉज आर बीइंग चेंज, लॉज आर बीइंग मॉडिफाइड। अभी जो मैंने एग्जांपल दिया ये उन्हीं को मद्देनजर, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए सब किया जा रहा है। ऐसा अभी जनरल लोगों में चर्चा अभी सुनाई देता है, ये पर्टिकुलर आदमी को बेनिफिट पहुंचाने के लिए कानून में बदलाव हुआ है। ऐसा अभी जो किसान आंदोलन जो है वही ओपनली कहते हैं। और ये किसान, मैं तो समझता हूँ किसान का जो आंदोलन है इसको जो अदर लोग है, जो मतलब तुम है, हम है और रास्ते पे चलने वाले जो कॉमन लोग है, इनको ये बात समझना होगा कि आज किसान जो बात कह रहा है इसमें तुम्हारा ही कल आने वाले दिनों में मतलब फायदा होगा। और ये जो बिल है, कौन सा, ये जो इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट का जो बिल है, ये बिल को अगर लागू किया और उसमें से कालाबाजारी अगर लीगलाइज कर दिया तो आप यकीन नहीं कर पाओगे कि आप आज खाने के तेल का रेट कहाँ तक कहाँ गया है। तो आने वाले दिनों में आपका चावल, आपका गेहूं, आपका ज्वार, आपका सब मतलब खाने पीने की चीजें, आपकी तरकारी, ये कोई भी आदमी वो जो धंधे में उतरा है उसको वो कालाबाजारी के तरीके से, बिकॉज कानून इज नॉट देयर इज नो लॉ which can prevent them from storing all these things, वो तो बिजनेस ही करेगा ना। अब मैं समझो अपना 1 कोटी रुपया या समझो 10 कोटी रुपया बिजनेस में डालेगा तो आई विल थिंक ऑफ ओनली बिजनेस, नो व्हाई आई शुड थिंक ऑफ द पीपल। तो आने वाला हर आदमी कोई भी हो, अब ये जो उसको तुमने प्राइवेटाइज कर दिया तो एनी प्राइवेट पर्सन कैन कम एंड डू दैट बिजनेस, तो वो तो मतलब धंधे का ही सोचेगा, लोगों का थोड़ा ही सोचेगा। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसमें कहाँ रहेगा, नहीं रहेगा। तो ये तो मतलब ये ईच एंड एवरीबडी इज गोइंग टू सफर। इसके लिए इसमें से रास्ता एक ही है कि किसान जिस बात को लेकर आज समाज को बता रहे हैं कि समाज को जागना जरूरी है, समाज को ये समझ लेना जरूरी है कि उनका आने वाला फ्यूचर में कितना इम्पैक्ट इन चीज़ों का उनके ऊपर डायरेक्ट उनके लाइफ पे होने वाला है ये। और जब लोग जागेंगे तो ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट इज बाउंड टू लिसन टू गवर्नमेंट पीपल, बिकॉज अल्टीमेटली गवर्नमेंट ऊपर से नहीं टपकती, हम नहीं बनाती, हम नहीं बनाया है, दे आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। हम जब सारे लोग जब बोलेंगे एक बात के ऊपर तो उनको तो सुनना ही पड़ेगा, वो एज लॉन्ग एज रूल ऑफ लॉ इज देयर, ये हमारा देश का संविधान मैंडेट देता है। तो ये रास्ता है। अभी आने वाले दिनों में अभी लोगों को ये बात को बहुत गहराई से समझना पड़ेगा, अदरवाइज आई डोंट सी द फ्यूचर। अच्छा पंचायत साहब, मेरा लास्ट सवाल है। यस, ये जो सरकार जो बोलते हैं कि मैं प्राइवेटाइज इसलिए कर रहा हूँ कि सरकार के पास पैसा नहीं है और बेचेंगे तो सरकार के पास पैसा आने वाला है, लेकिन देश में 246 पब्लिक सेक्टर है। आउट ऑफ 246 पब्लिक सेक्टर 146 पब्लिक सेक्टर है जो बहुत सारी 9 कंपनी है, जो महारत्न कंपनी, नवरत्न कंपनी, फिर मिनी रत्न कंपनी, फिर नो प्रॉफिट नो लॉस ऐसा भी कंपनी है, लेकिन 146 अराउंड 140 जो कंपनीज है वो चल रहा है, बाकी कंपनी जो लॉस मेकिंग। तो 246 को पब्लिक सेक्टर को मैं एस्यूमिंग 246 पब्लिक सेक्टर को ही बेच रहा है गवर्नमेंट। लेकिन जब भी गवर्नमेंट प्राइवेटाइज करता है, जो खरीदता है मतलब प्राइवेट प्लेयर, यस, वो तो खुद गवर्नमेंट से लोन लेता है। यस यस, फिर गवर्नमेंट को लोन वापस नहीं देता है। तो हाउ गवर्नमेंट इज गेटिंग मनी और हाउ पीपल ऑफ इंडिया, दोज हु आर सपोर्टिंग दिस agenda of any government, yes, and what is their view, in what way the government of India or the people of India is getting any benefit out of privatization? yes. यहाँ पे देखो, मुझे ये आपने बड़ा महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। मुझे इस सवाल ने कार्ल मार्क्स की याद दिलाई है। कार्ल मार्क्स का जो कम्युनिज्म है एकदम समझने के लिए बहुत आसान है, बहुत सीधा है। उनका सिंपल यही कहना है कि मान लीजिए कि मेरे पास में 10 लाख रुपया है और मैंने सोचा कि मुझे फैक्ट्री बनाना है माचिस का, जो हम
माचिस यूज़ करते हैं सिगरेट जलाने के लिए या इसके लिए, तो उसके लिए मुझे मटेरियल लगेगा, तो लकड़ी लगेगा, तो मैं लकड़ी कहाँ से लेगा, आसपास के एरिया से परचेस करेगा, मुझे मैन पावर भी लगेगा, तो मैं तो सिर्फ पैसा लगा रहा हूँ और उसमें से मैं प्रोडक्शन कर रहा हूँ। तो जो लोग वहाँ पर आते हैं वो मैन पावर भी मैं उनका इस्तेमाल करता हूँ और वहाँ का मैं संसाधन भी इस्तेमाल करता हूँ, तो उसमें से जो प्रॉफिट मिल रहा है, तो कार्ल मार्क्स कहता है कि ये आपको सिर्फ वहाँ का लेबर को पैसा दिया मतलब आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म नहीं हुआ, बिकॉज यू आर यूजिंग द रिसोर्सेस, जो नेचुरल रिसोर्सेस है आप वो यूज कर रहे हो, इसका भी आपको भुगतान करना पड़ेगा। तो वो किसको देना चाहिए, वो लोगों में वही जो काम करते हैं उनको देना चाहिए। दैट इज व्हाट एंटायर कम्युनिज्म वी कैन अंडरस्टैंड इन अ सिंपलेस्ट वे, कॉमन पार्लेंस में। अब इस बात को हम आज के दौर में लागू करते हैं। अभी देखिए, लोगों का हक बनता है कि जब कोई बड़ा बिजनेसमैन उनके संसाधन जो उनके है, लोगों के है, यूज करता है, उससे पैसा बनाता है, ये लोगों का अधिकार बनता है। लेकिन लोगों को आज कार्ल मार्क्स ने यही कहा था कि जो रिलीजन है वो ओपीएम है, वो धर्म जो है अफू का नशा का काम करता है। तो जब लोगों को तुम ये चखा देंगे तो लोगों को जो अधिकार है, बाबा ये जो बिजनेसमैन है पैसा कमा रहा है हमारे संसाधन यूज करके, उसमें हमारा शेयर है, ये अधिकार का जो बात है उनका जहन से निकल जाता है, तो उनका जहन में फिर वो नशा रहता है, अफू का नशा रहता है। ये दोनों बात को हमको आज के इसमें फिलहाल के दौर में समझना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि ये सब यही चल रहा है, और जब तक तुम्हारा नशा वो चल रहा है अफू का, तब तक ये अधिकार का बात तुमको समझ में नहीं आने वाला है। ये पता नहीं ये कितना समय लगेगा कि लोगों के माइंड में से ये नशा निकल करके अपना अधिकार का बात सामने आएगा। जिस दिन होगा तो ऑटोमेटिकली सब सीधा हो जाएगा। ये मेरा अल्टीमेटली इसके ऊपर कहना। और ये कार्ल मार्क्स ने बहुत 300 साल पहले कही वाली बात है। ये आज भी भारत में ही नहीं, सारे वर्ल्ड में, सारे विश्व में ये बात आज हर समाज में तंतोतंत लागू पड़ती है। एंड दैट इज द रीजन कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने उसको कम्युनिज्म को सोशलिज्म के फॉर्म में अप्लाई किया है। मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स वांटेड टू इम्प्लीमेंट द कम्युनिज्म थ्रू द डेमोक्रेटिक वे, एंड देयरफॉर वी नो इट एज अ सोशलिज्म। लेकिन हम इसको समझने के लिए कार्ल मार्क्स का थ्योरी, उसके बाद में का संघर्ष, सोशो इकोनॉमिक इक्वालिटी का महत्व, ये सब सारी चीज़ों को, इसके लिए तुमको सिटीजन बन के रहना होता है। अभी सिटीजन का आइडेंटिटी तुम निकाल देते हो और तुम धर्म को लेके बैठते हो, तो आप अपने हाथों से अपना अधिकार एज अ सिटीजन जो आपको मिलता है कॉन्स्टिट्यूशन से, रूल ऑफ लॉ से, आप इनडायरेक्टली अपने हाथों से वो अधिकार पूरा वापस करता है। ये बहुत ये लोगों को कब समझ में आएगा, और जितना जल्दी समझ में आएगा उतना ही देश का भला है, लोगों का भला है, अदरवाइज वेरी डेंजर फ्यूचर। थैंक यू पांचाल साहब, आपसे एक तो सलाह मिला कि ना तो इंडिया में लोगों की राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, ये चीज़ की कमियां हैं, और साथ साथ मैं बोल सकता हूं कि पांचाल साहब जो बिलीव करता है कि सोशलिज्म की, ये सोशलिज्म प्रैक्टिकली नहीं है, ये दिस इज़ नथिंग बट ए इलेक्टेड ऑटोक्रेसी। आजकल ऐसा चर्चा में कई सारा कॉर्नर से ऐसा सामने आ रहा है, वर्ल्ड लेवल पे भी आ रहा है। तो इसी के साथ आज की ये जो प्रोग्राम ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, धन्यवाद। धन्यवाद।